अच्छा जी, प्रायर पीरियड एरर्स और चेंज इन एस्टिमेशन का क्वेश्चन हम साथ ही करने लगे हैं। प्रायर पीरियड एरर को जब एरर का पता चलेगा तो इसको रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करते हैं। ये तो बात कंफर्म है कि जिस दिन हमें एरर का पता चल गया उस दिन और उससे पहले जो इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे रीस्टेट करने हैं। रीस्टेट का मतलब सही करने हैं। अब करंट ईयर को तो हमने करना ही करना है, वो तो हमने फेस पर दिखाना होता है। लास्ट ईयर को भी फेस पे ही दिखाएंगे और उससे पहले जो इफेक्ट है वो एडजस्ट कर देंगे ब्रॉड ऑन के अंदर, एडजस्ट इन ब्रॉड ऑन ऑफ करंट ईयर या लास्ट ईयर, पिछले साल के ब्रॉड ऑन में जितना इफेक्ट है वो कम्युलेटिव ले ले। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है ना तो फिर वो नोट्स दे देंगे। उसके नोट से मुराद ये होता है कि आप लोगों ने एक लाइन लिख देनी है कि उससे पहले गलती को सही करना हमारे बस में नहीं है, और वो रीजन भी लिखनी होती है दोनों के अंदर। अकाउंटिंग पॉलिसी वो कहता है जब तक प्रैक्टिकल है तब तक तो आप सही कर लो, और उससे पहले अगर पॉसिबल नहीं है तो आपने वो रीजन लिखनी है कि आप क्यों उस इफेक्ट्स को इग्नोर कर रहे। चेंज इन एस्टिमेशन करंट ईयर को तो सही करना ही करना है, और अगर उसका इफेक्ट फ्यूचर ईयर में जा रहा है तो फ्यूचर ईयर में भी लिखना है। और इस पॉलिसी को किस तरह से बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिवली। ठीक होगी बात। अब हम इसका जो क्वेश्चन अभी करने लगे हैं इसके नोट्स भी बनाएंगे और एक्सट्रैक्ट भी बनाएंगे। टाइम मिला तो दोनों काम करेंगे, नहीं तो एक काम तो कर लेते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। एग्जांपल नंबर 7 है आपकी बुक की। Following information has been extracted from the draft financial statement of ML for the year ended June 17. Statement of financial position में आपके पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट गिवन है। 2 सालों का डाटा गिवन है, 2016 एंड 17। Following matters under consideration of the management. It was identified ML had incorrectly charged 36.75 million as maintenance expenses incurred on the installation of the plant. बताओ ये एस्टिमेशन है या पॉलिसी है या एरर है? एरर है। गलती क्या हुई कि आपने गलती से 36.75 मिलियन मेंटेनेंस एक्सपेंस में लिख दिया जो कि इंस्टॉलेशन पे खर्चा आया था। जो इंस्टॉलेशन पे खर्चा आता है वो हम कैपिटलाइज करते हैं, इंस्टॉलेशन का खर्चा कैपिटलाइज करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने, अगर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करें जो कि आपसे कर नहीं सकते क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं, पहले ये FR 1 के सिलेबस में था, अब वो इंट्रो में चला गया, लेकिन हम बात कर सकते हैं। देखिए डेबिट किसको करना था? PPE को। उसने किसको डेबिट कर दिया? एक्सपेंस को। अब हम क्या करेंगे? PPE को डेबिट कर देंगे अगर रेक्टिफिकेशन की बात करें, और एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। 36 पॉइंट। अब ये तो गलती ठीक है हो गई, इस गलती के साथ डेप्रिसिएशन भी हमारी खराब हुई, ऐसा है ना? क्योंकि हमने एक एसेट को डेबिट करना था, नहीं किया, तो अब हमने डेप्रिसिएशन भी नहीं चार्ज की होगी। तो अब हम डेप्रिसिएशन भी, जितने सालों का ये एरर है उतने सालों की डेप्रिसिएशन का इफेक्ट चार्ज करेंगे या रिवर्स? चार्ज करेंगे। यहां तक बात ओके है? चलें जी, यहां पर देखते हैं फिर। द प्लांट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 जुलाई 2014। इसका मतलब गलती कंटिन्यू कहां से हुई? 1 जुलाई 2014। उस दिन से ये डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। तो हम सारे इफेक्ट ले गए और हमारा ईयर एंड भी क्या है? जून 17।
and depreciated straight line basis over the useful life of 4 years. In view of the significant change in expected pattern of economic benefit. अच्छा, कल ग्रुप में के अंदर मैसेज एक आया हुआ था कि सर ये जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होता है इसे पॉलिसी होना चाहिए। देखिए मेथड जब भी चेंज होता है पॉलिसी ही होता है, लेकिन जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, ये बस डेप्रिसिएशन के मेथड्स की नाम की वजह से है, अदरवाइज ये मेथड नहीं है। एक्चुअल में क्या है? एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम एन आइटम। ये जो जिस बेस के ऊपर हम मेथड डिफाइन करते हैं वो उसकी बेस क्या है? एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट। अब मजीद इसका मतलब सिखाता हूं, हमने इसका बेनिफिट कैसे हासिल करना है, उस बेस के ऊपर डेप्रिसिएशन का मेथड डिसाइड होता है। मिसाल के तौर पर एक भाई साहब है, वो एक गाड़ी खरीदते हैं, वो उबर पे चलाना चाहते हैं। अगर वो उबर पे गाड़ी चलाएंगे, क्या उसकी लाइफ सेम होगी उस गाड़ी की लाइफ की जिस बंदे ने सिर्फ ऑफिस में आने और जाने के लिए गाड़ी रखनी है? फर्क होगा ना। फर्क की वजह क्या? एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट। आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही एक बिल्डिंग है, आप वेयर हाउस के लिए इस्तेमाल करते हो, एक बिल्डिंग है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, एक बिल्डिंग है वो रेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। तो क्या सबकी लाइफ एक जैसी होगी? बिल्कुल लाइफ एक जैसी नहीं होगी। अगर आप कोई चीज किराए पे देते हो, मत मार देंगे आपके घर की। अगर आप खुद रह रहे हो या खुद अपना ऑफिस बनाया हुआ है, आपका पैटर्न कोई और होगा इस्तेमाल करने का। तो लफ्ज यहां पर भी क्या है? एक्सपेक्टेड। और जहां लफ्ज एक्सपेक्टेड कहा जाता है ना, वो एस्टिमेशन होता है। तो इसलिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बेस देखनी है। बेस क्या है? एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द यूज, कि उसको इस्तेमाल करके हमने किस तरह से उसका बेनिफिट लेना है या हमने उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी बेस के ऊपर मेथड डिसाइड होता है। और जो पॉलिसीज होती है ना, वो फिक्स होती हैं। वो इस तरह से नहीं होता कि अगर आपने चेंज करोगे, पैटर्न चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएंगी, नहीं। वो हर तरह की एक जैसे एनवायरनमेंट के लिए एक जैसी रहती है। तो इसलिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होगा तो ये चेंज इन एस्टिमेशन कहलाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहलाएगा। अदरवाइज अगर वो मेथड FIFO से वेटेड एवरेज चेंज करोगे तो पॉलिसी है, कॉस्ट फार्मूला से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाओगे, ये पॉलिसी है। Next है the equipment. It has been decided the change the depreciation method from reducing balance method to straight line. अब ये नहीं देखेंगे कि एसेट खरीदा कब था, तब से हम रिड्यूसिंग बैलेंस या स्ट्रेट लाइन करेंगे, नहीं। करंट ईयर, करंट ईयर में हमने एस्टिमेशन चेंज अप्लाई करना है, और अगर फ्यूचर ईयर के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा तो लेंगे, वरना खत्म। The equipment was purchased on 1st July 15 at a cost of rupees 80 million, having life is 55 years and residual value is 16. Depreciation at the rate of 27.5% reducing balance method is included in the above draft financial statement. आपने reducing balance method से कहां पे आना है? स्ट्रेट लाइन मेथड पे। और 30 जून 2015 का आपके पास पीपी का डाटा भी गिवन है, और इंटरनली प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट from the financial position, statement of profit or loss, statement change in equity including comparative। और मैं आपको इसके साथ कोशिश करता हूं कि टाइम बच गया तो नोट्स भी करवा दूंगा। ठीक होगी बात। अब एरर भी है और चेंज इन एस्टिमेशन। चेंज इन एस्टिमेशन का किसी को याद है तो बता दो। चेंज इन एस्टिमेशन का तरीकाकार क्या होता है कि आपने एंड ऑफ द लास्ट ईयर या स्टार्ट ऑफ द करंट ईयर, एक ही बात है। आपने बुक वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड बुक वैल्यू, और इस बुक वैल्यू को कॉस्ट कंसीडर करके अगर चेंज आया है तो चेंज अप्लाई कर दो, और जो चीज चेंज नहीं है वो एज इट इज अप्लाई कर दो। बस लाइफ देखते हैं कि लाइफ चेंज हो जाए तो न्यू लाइफ, और ना चेंज हो तो रिमेनिंग लाइफ। ठीक होगी बात। इसके हमने क्वेश्चन इतने कर देने हैं
कि इसको वैसे ही पैटर्न ये सारा सिस्टम आपको याद हो जाता है, तो कम से कम इसके और 15-20 क्वेश्चन हम हल करेंगे, स्पेशली जो इसके एक्सट्रैक्ट बनाने होंगे या नोट्स बनाने होंगे, जितने ये पास पेपर में सवाल आए हुए हैं वो हमने सारे ही डिस्कस करने हैं। हाँ जी, तो आए जरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं वर्किंग करवा दूं आपको, पेपर में साथ साथ करना है लेकिन अभी आपको समझाने के लिए ये करवा रहा हूं। सबसे पहले 1 जुलाई 2014 को आप लोगों से गलती हुई, इसका मतलब है 1/7/2014 से आपने डेप्रिसिएशन भी एक नहीं चार्ज की हुई थी। किस वैल्यू पे? 36 पॉइंट, लाइफ क्या थी उसकी? 4 साल था और स्ट्रेट लाइन मेथड था। तो क्या करेंगे, इसको 4 पे डिवाइड कर दो, कितनी वैल्यू आ गई? 9.18। ये एक तो जून 15, जून 16 भी और जून 17 भी, इन 3 सालों के ऊपर सेम डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आ जाए। ओके होगी बात? दूसरा था चेंज इन एस्टिमेशन। चेंज इन एस्टिमेशन वाले को भी देख लेते हैं। हमारे पास 80 कॉस्ट थी, 80 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू, 16 मिलियन लाइफ थी 5 साल, और रिड्यूसिंग बैलेंस का मेथड था 27.5%, तो 1715। सबसे पहले बुक वैल्यू तो फाइंड करोगे ना। आपके पास एसेट था 80 मिलियन, माइनस करूं रेजिडुअल वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए, तो जून 16 मल्टीप्लाइड बाय 27.5%, कितनी रिडक्शन आ गई? 22 पूरी पूरी। 80 में से 22 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 58। हमारा ईयर एंड क्या है? जून 17। ये लास्ट ईयर का आ गया काम। अब इसके ऊपर हमने जो डेप्रिसिएशन लेनी है विद चेंज लेनी है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन ले चुका है। उसने कहा है रिड्यूस, जून की भी वो डेप्रिसिएशन ले चुका है, तो वो 30 जून 17, ये साथ एरर भी है, तो इसको 27.5% से मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है? 15.95। ये उसने खुद लिखा हुआ है कि यहां पर अगर आप देखें कि इंक्लूडेड इन द अबव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ड्राफ्ट होती है करंट ईयर की, पिछले साल की तो ऑडिटेड होती है। और असल में क्या डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी? 58 माइनस 16 डिवाइडेड बाय, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। 5 साल टोटल लाइफ थी जब खरीदा था, आज उसकी रिमेनिंग लाइफ क्या है? 4 साल। लाइफ चेंज होती तो चेंज कर देते। तो कितनी डिडक्शन आती है? 58 माइनस 16 डिवाइड बाय 4, 10. तो डेप्रिसिएशन उसको 10.5 चार्ज करनी चाहिए थी, और उसने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर दी हुई है? 15 तो यहां पर ये एरर भी है और चेंज इन एस्टिमेशन भी। पिछले साल को हम नहीं छेड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इसका, सिर्फ करंट ईयर को ठीक करना है, और अगर फ्यूचर ईयर पे इंपैक्ट आएगा तो वो करेंगे। फ्यूचर ईयर का हमसे पूछा ही नहीं होता। हाँ जी, क्वेश्चन आपका हो गया है, सिर्फ पोस्टिंग रह गया है। दोबारा अगर किसी ने कोई बात पूछनी है ना तो पूछ ले, इतनी ठंड में आते हो, कुछ फायदा हासिल कर लिया करो। एरर के केस में ठीक है, एरर के केस में रेट्रोस्पेक्टिवली, और चेंज इन एस्टिमेशन के अंदर प्रोस्पेक्ट। इसमें एरर बस यहां पे आया हुआ है, पहले तो एरर था ही नहीं ना, तो पिछला तो ठीक होना ही नहीं है। चले जी, क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूं। पहले वो टेबल बनाने लगा हूं, 2017, 2016,
2015 यही आ रही है साल कंसिडरेशन के अंदर। सबसे पहले रिवर्स मेंटेनेंस एक्सपेंस। किस साल आपने मेंटेनेंस एक्सपेंस गलत चार्ज किए थे? 1714। तो साल कौन सा है हमारा? जून 15। 36.75। रिवर्स किया तो एक्सपेंस बना या प्रॉफिट बना? इनकम बना। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। पहले उस साल कितनी चार्ज होनी चाहिए थी? हमने फाइंड कर ली हुई है 9.1875। 9.1875 9.1875 9.1875। ओके की बात। उसके बाद कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का कोई इफेक्ट रह गया या खत्म हो गया? अगर आपने अलग अलग करना ये ज्यादा बेहतर होगा। नोट्स बनाते वक्त एक्सट्रैक्ट के लिए तो सारा इकट्ठा कर दो, ओके है, क्योंकि नोट्स बनाते वक्त ना सबका हम अलग अलग डिफरेंस लेते हैं। अगर नहीं लेना तो अब उसके बाद चेंज इन एस्टिमेशन है। चेंज इन एस्टिमेशन में आपने डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट लेना है वो बता दे, डायरेक्टली ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी करनी चाहिए थी? 10 पॉइंट। चार्ज कितनी कर दी? कम चार्ज की ज्यादा, तो रिवर्स कितनी करनी है? 5 पॉइंट। तो 5.45 डेप्रिसिएशन हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स डेप्रिसिएशन 5. और कोई डिफरेंस है प्रॉफिट लॉस के अंदर या कुछ भी? इफेक्ट फॉर द ईयर। इफेक्ट फॉर द ईयर ये 2015 को इसके अंदर ऐड ना कर लेना कहीं जल्दी जल्दी में। हाँ जी 36.75 प्लस 9.1875 45.9375 ये आ गया 9.1875। इनको प्लस कर दें 14.637। पेपर में राउंड ऑफ कर लेना पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक। कम्युलेटिव इफेक्ट भी ले लें। ये उसने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी थी। हाँ ये माइनस करनी है, ये तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ये तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। हाँ जी करो जरा, इसका माइनस करो 27.5625 क्या आ जाएगा 9.1875 माइनस, और ये कितना आ गया 3.7375 नेगेटिव। कम्युलेटिव इफेक्ट पहली वैल्यू एज इट इज, अगली वैल्यू कम्युलेट करनी है। कम्युलेट का क्या मतलब है? प्लस करोगे माइनस। अब ये माइनस हो रही है तो इसको माइनस करेंगे 18.37 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम थी। फिर अगली 3.7375 माइनस करे कितना 14.63। बस यहां तक अगर हो गया तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया। अब आगे पोस्टिंग का पता होना चाहिए, चाहे इसको नोट्स में करना हो चाहे इसको एक्सट्रैक्ट में करना। क्या हुआ? हाँ रिवर्स किया एक्सपेंस। एक्सपेंस रिवर्स होगा तो एक्सपेंस होगा। मैं पूछ रहा हूं एक्सपेंस रिवर्स होगा तो एक्सपेंस होगा।
इनकम हो। पहले उसने एक्सपेंस लिख दिया था ना, तो प्रॉफिट कम कर दिया था, अब रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा देंगे। चले जी, ये सारा टेबल नोट्सों में भी काम आता है और एक्सट्रैक्ट में भी काम आता है, और अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन देनी हो तो उसमें भी यही टेबल बना लें। एमएल क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं। एक्सट्रैक्ट ऑन SOFP फॉर द ईयर एंडेड। अब खामोशी जरा से जरा सुना करें, आप लोग बातें करते रहे तो मेन इंपॉर्टेंट चीजें फोकस से हट जाती है। फॉर द ईयर एंडेड एज एट 30th June as at 30th June 17। अच्छा, सिर्फ वो जो 2 साल का मामला सिर्फ नोट्सों के अंदर आता है, वरना एक्सट्रैक्ट के अंदर अगर पॉसिबल है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कितने सालों की बनानी है? 3 सालों की, 17, 16 और 15। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कम्युलेटिव इफेक्ट आना है या फॉर द ईयर? कम्युलेटिव इफेक्ट आना है। तो कम्युलेटिव इफेक्ट में ये अमाउंट पीपी के अंदर प्लस हो जाएगी, ये अमाउंट दूसरे साल में प्लस हो जाएगी, और ये अमाउंट तीसरे साल में प्लस हो जाएगी। अगर इसका इफेक्ट देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो ये आप कर भी सकते हो जाकर, घर जाकर अकेले बैठ के, तन्हा बैठ के, जब कोई देखने वाला ना हो, सुनने वाला ना हो, तो आप लोग सिंपल इफेक्ट क्या लोगे? ये आपने एसेट्स के अंदर प्लस किया था या माइनस? पहले इग्नोर किया था। क्या किया था? हालांकि ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, इतना एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, और डेप्रिसिएशन से इतना क्या हो जाना चाहिए था? माइनस। तो नेट आपके एसेट्स में इंक्रीमेंट कितना अब आ जाना चाहिए? 27.5625। अब अगले साल आपके एसेट्स के अंदर ये इतना डेप्रिशिएट हो जाना चाहिए था, और इतनी वैल्यू से आपका एसेट पहले से मौजूद होना चाहिए था, और ये माइनस होने के बाद कितनी वैल्यू बच जाएगी? 18 तो आपने कॉन्सेप्ट का क्या करना है? वैसे घर में और भी काफी काम है आप लोगों को, पढ़ने का तो दिल नहीं करता आप लोगों को, तो दिल को समझाएं, पढ़ा करें। हाँ जी, दिल तो बच्चा है, दिल का क्या? हाँ जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 2015 के पहले कितने पड़े हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? 650। इसमें ऐड कर दें 27.5625, कितना आ गया? 677.5625। उसके बाद 612 पड़े हैं 2016 के अंदर, कितनी वैल्यू आ गई? उसमें ऐड करने 18.375, 630.375। फिर उसके बाद 700 आपके पास पड़े हैं 2017 के अंदर, कितना आ गया? 714.63। बिल्कुल यही दो सारी वैल्यूज रिटेन अर्निंग में भी ऐड कर दें। आपके पास रिटेन अर्निंग पड़ा हुआ है 2015 में 180। हाँ जी, 180 में 27 पॉइंट कितना अमाउंट आ गई? 207.5625। अगला आपके पास पड़ा हुआ है रिटेन अर्निंग 85 में ऐड कर दें आप 18.375, 103। रिटेन अर्निंग 240 है,
240 में ऐड करें जरा, 258 और 275 में ऐड कर दें जनाब 14.6375, 289.637। ये आपका SOFP तैयार हो गया और कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब आ जाए SOPL पे। निशान SOPL में कितने कॉलम बनाएंगे? एक्सट्रैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस और फॉर द ईयर एंडेड जून 17। हाँ जी बताएं कौन से साल, कौन कौन से? एक करंट ईयर बनेगा और पिछला साल बनेगा। अब उसके अंदर या तो आप नेट प्रॉफिट का इफेक्ट ले लें डायरेक्टली, या सारे लेने। सबसे पहले आप लिखें रिवर्सल ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंस। अगर हम नेट वो तो है ही नहीं, मतलब क्यों नहीं है? वो ऐड तो कर दिया PP में इसको। नहीं, वो 2015 में चेंज किया था और फॉर द ईयर इफेक्ट लेना है। वो 2016 में आएगा ना 2017 में आएगा। अब देखें आप लोग ना बातें ना किया करो यार, बातें करने से ना आप लोग बहुत सारी चीजों से हाथ धो बैठोगे। आपने ये टेबल देखें, ये जो ये वाला इफेक्ट है ये ये फॉर द ईयर है। अब मेंटेनेंस एक्सपेंस में देखें फॉर द ईयर कुछ भी नहीं आ रहा, डेप्रिसिएशन में आ रहा है, फिर यहां पर भी आ रहा है। ये सारे एज इट इज लाइनें यहां से कॉपी पेस्ट करनी होती। अब चाहो तो ये एंड वाला सिर्फ लिख दो, मोस्टली मैंने देखा है कि बुक के अंदर एंड वाला भी लिखा होता है, और ये सारे लिख दो अलग अलग से तो भी आप लिख सकते हो। तो ये वाला तो कॉलम चाहे आप ना भी बनाते तो काम आपका चल जाना था, और अगर आप बन गए तो यहां पर हमने लिखना है कुछ भी नहीं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, अगर ये चीज ना लिखे तो फिर एक ही आइटम से तो एक छोड़ दीजिए। नहीं फिर लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ जी बताएं 2016 की डेप्रिसिएशन कितनी है? 9.1875, 9.18। फिर रिवर्स ऑफ डेप्रिसिएशन 2016 में तो रिवर्स नहीं करनी, 2017 में कितनी डेप्थ रिवर्स हो रही है? 5 पॉइंट रिवर्स किया है तो पॉजिटिव। फिर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, चाहे ब्रैकेट लिख देना चाहे ब्रैकेट ना लिखना, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 9.1875 और 3.737 पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा एक्सट्रैक्ट बन गया SOPL। अब एक एक्सट्रैक्ट आ गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उसका तरीकाकार वही है, कहां से स्टार्ट करना है? पिछले साल के स्टार्ट से, और इफेक्ट फॉर द ईयर पिछले सारे 2 सालों को छोड़ के पहले सारे इफेक्ट ऊपर ही एडजस्ट कर देने। प्रॉफिट फॉर हाँ किस में? माइनस अच्छा वो नेट करके लिखना है, यानी जो प्रॉफिट गिवन है ना उसके अंदर ही वैल्यू माइनस करके लिखनी है। 85 में और 65 में, 85 में 9.1875 माइनस करें कितना? 7.8125, और ये दोनों जो ये माइनस कर दें उसमें और ये प्लस कर दें 65 में 9.1875 माइनस कर दें और 5.45 प्लस कर दें 51.2625। चलें जी, अब आ जाए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पे।
ML statement of changes in equity for the year ended 30th June 17 रुपीज जिस फॉर्म में भी हैं उसी फॉर्म में लिखने हैं। बैलेंस एट 1/7/15 कितना बैलेंस अवेलेबल है रिटेन अर्निंग का 180। क्या आपके पास कोई ऐसे एरर हैं कम्युलेटिव जो 2 साल से पहले हो? बिल्कुल है। अभी क्वेश्चन में जाकर देख लें, आप अपने कम्युलेटिव टेबल पे जाएं, ये वाला जो इफेक्ट है ये हम ब्रॉडऑन में एडजस्ट करेंगे और ये बारी बारी अपने अपने प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाए। तो 27 पॉइंट इसको लिखेंगे क्या प्रायर पीरियड इफेक्ट। $27.65 उसके बाद बैलेंस एट 1/7/15 रीस्टेटेड कितना 40.56 ये 180 है 207 उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 रीस्टेटेड कितना प्रॉफिट है रीस्टेटेड सही प्रॉफिट कितना है 2016 का जो अभी आपने यहां पर सही करके लिखा होगा वही एज इट इज ले लेना है 75.8125 रीस्टेटेड प्रॉफिट लेना है 75.8125 बैलेंस एट 30th June 2016 कितनी अमाउंट आ गई 283.375 ये बैलेंस आपका ना रिटेन अर्निंग के बैलेंस के साथ ना मैच होते रहना चाहिए जो वहां पर आपने लिखा हुआ है ना बिल्कुल वैसा ही बैलेंस आना चाहिए। फिर उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 इसके साथ रीस्टेटेड नहीं लिखा कितना प्रॉफिट आया जो सही करके 61.262 बैलेंस एट 30th June कितना आ गया 344.63 सदी इसको डायरेक्टली रीस्टेटेड बैलेंस से शो नहीं कर सकते क्या ये नहीं मैच हुआ। अच्छा कोई देर से ये सवाल अगर हो जाता आप तो पता नहीं क्या ही। अच्छा पहले ना यहां पर देखें ये एक टेस्ट लगाना होता है डिविडेंड टेस्ट ये इस क्वेश्चन में एक एरर था इस वजह से अदरवाइज ये टेस्ट होता नहीं है नॉर्मली नहीं आता। एक टेस्ट ये लगाना होता है कि आपके पास जैसे आपके रिटेन अर्निंग पड़ा हुआ है ना 180 और प्रॉफिट कितना आया 85 तो रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ऐड करके अगर क्लोजिंग बैलेंस आ जाए तो वेल एंड गुड और अगर नहीं आता तो इसका मतलब होता है कि डिविडेंड भी आ रहा है। अच्छा अभी इस चीज को ना क्वेश्चन मार्क लिखें क्योंकि मैंने मेन आपको नोट्स पढ़ाने ये एक ही सवाल के अंदर है
ये आपको मैं लेजर के जरिए समझाऊंगा कल, मुझे याद दिला देना। ये जो डिविडेंड वाला केस है दरमियान में, ये मैं आपको लेजर के जरिए सिखा दूंगा। तो ये वाला जो सिनेरियो है ये कल एज इट इज मैं आपको करवाऊंगा। अभी हम ना नोट्सों पे चलते हैं ताकि अगले 2 मिनट के अंदर हमारे नोट्स हो जाएं तो ये काम खत्म हो जाए। अच्छा, ये जो कुछ अवाम है ना वो अपने दोस्तों से बातें करने के लिए शायद आते हैं, तो वो काइंडली ना कुछ और टाइम फिक्स करे, क्लास वाला टाइम ना सही नहीं है। अगर उन्होंने अपने फ्रेंड से बातें ही करने के लिए क्लास में आना, इतनी सर्दी में उठ के, दोनों दोस्त उठ के आ रहे होते हैं, तो फिर बेहतर है कि वो या तो ना आए या कोई टाइम और अपना फिक्स करे, ठीक है। अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक है, और अगर आप कोई खराब करने की कोशिश करेगा अच्छे लोगों का भी, तो फिर मैं उनको क्लास मना कर दूंगा, ठीक है ना। वो क्लास में फिर, क्योंकि जाहिर सी बात है वो खुद भी बातें करी जा रहा है, साथ वाला किसी न किसी तरीके से एंगेज है ही ना। तो इसलिए आप सोच ले, क्योंकि टॉपिक तो ये हमने कल से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। आपने अगर पढ़ना है ये टॉपिक तो फिर आया करे, और अगर बातें करनी है तो काइंडली टाइमिंग को आगे पीछे एडजस्ट करे। ये टाइमिंग ठीक नहीं है बातें करने की। आपने इसमें डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया है ना, जो हमने कल क्वेश्चन नंबर 10 किया, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो उसमें सवाल और था, इसमें सवाल और है। आप एकदम से गुस्से में नहीं आए। मैं गुस्से नहीं आ रहा, आप सो रही होती हैं, अचानक आपकी आंख खुलती है तो आप सवाल वो पूछा करे ना जो सवाल बनता हो। देखिए पिछले क्वेश्चन में जाकर फोकस करना कि पिछले सवाल और इस सवाल में फर्क क्या है। पिछले सवाल में डेप्रिसिएशन रिवर्स क्यों की थी और इसमें चार्ज क्यों की है। नहीं रिवर्स नहीं की, यही पूछ रही हूँ, उन्होंने सॉल्यूशन में रिवर्स नहीं किया। क्या नहीं किया? अलग से नहीं किया हुआ ना, तो मैंने कल बताया था ये, आज भी वो बात दोबारा बताई है कि ये अलग अलग एलिमेंट लिखें या सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट लिख लें, कोई मसला नहीं। ये कल भी बताया था, आज भी बताया है। मुझे समझ आ गया था, पर फिर बाद में आपने नेटवर्क को दोबारा दे दिया। मैंने ये क्या कहा दोबारा सुने, ये एलिमेंट है ना, ये 1 2 और 3। अब कभी कभी बुक के अंदर सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ ये लिखा होता है, बस सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट लिखा होता है, और कभी कभी ये लाइन आइटम्स भी लिखे होते हैं। और मैंने ये बताया था कि पेपर में चाहे आप इसको कर लें या इन सबको कर लें, कोई मसला नहीं है, और बेहतर है सारे एलिमेंट को डिस्क्लोज करके। हमने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं ना, ठीक है। चलिए अब सही है। तो जब मैं पहले बता रहा था यही बातें, नहीं मैं पहले समझ गई थी, फिर बाद में आपने नेटवर्क पे दोबारा, मुझे लगा दोनों में से कोई एक बात। नहीं, दोनों, या प्रॉफिट लिखे या दोनों लिखे। अच्छा, नोट्स के बारे में आ जाए, जरा ध्यान से सुनना है। पहले हमने नोट्स लिखे थे पॉलिसी के, उसमें सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज लिखा था। एरर में भी इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं। दोबारा एक दफा सुनिएगा जरा, जब भी नोट्स बनाने हैं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले हेडिंग देनी है। मैं सबकी बातें बताने लगा हूं, ये सिर्फ इस सवाल के नोट्स नहीं बता रहा। अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो आपने हेडिंग देनी है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, और एक स्टेटमेंट लिखनी है जो बुक के अंदर होगी। पिछले क्वेश्चन के अंदर, पिछले सवाल वाली मैं स्टेटमेंट लिखवाने लगा। पिछले सवाल में क्या चेंज आया था? आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर आए थे, ऐसा ही है। तो जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी लेकर आओ तो आपने दो बातों में से कोई एक बात लिखनी है। क्या ये रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड है, या प्रेजेंटेशन मोर रिलायबल और फेथफुल करना चाह रहे हो। दोबारा सुने, दोनों में से एक बात। अगर स्टैंडर्ड ने कहा तो आप हेडिंग में लिखोगे एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड, और अगर आप खुद चेंज कर रहे हो तो फिर आपने क्या बात लिखना है कि आपने जो प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल बनाने के लिए ये चेंज ला रहे हो, और वो एज इट इज बुक से कॉपी करना है, खुद से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी बुक का पिछला सवाल दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 5 था,
लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये देखें यहां पर आप देखें, टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। ये एज इट इज कॉपी करके आपने लिखनी है नोट्सों के अंदर, एज इट इज, कुछ अपनी अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सेंस बिकॉज ऑफ ऐसी वैसी अगर कोई बात का मतलब चेंज बन रहा हो तो उसको ठीक कर दे, अदरवाइज ये एक सेंटेंस आपने लाजमी लिखना है और इसके बाद एक आगे लिखना है कि हमने ये चेंज कंसीडर करना है रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये सेंटेंस लिखने के बाद मतलब टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट, आगे वही लाइन सारी एज इट इज लिखनी है जो बुक में होगी। अब आगे लिखेंगे इट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी सो these effects taking retrospectively, ये आपने खुद से लिखना है क्योंकि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, इसलिए इसके इफेक्ट्स हमने किस तरह से लेने हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली। पहले चेंज लिखना है ये सारा क्वेश्चन से, फिर आगे लिखना है अगर ये एस्टिमेशन है तो एस्टिमेट लिख देना और आगे लिख देना इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली है, और अगर ये चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी है तो आपने आगे लिखना है रेट्रोस्पेक्टिवली। और अगर ये एरर है तो एरर के बारे में बताते हैं कि नेचर एंड साइज ऑफ द एरर, नेचर एंड साइज ऑफ द एरर, फिर वो एरर लिख देंगे कि यहां ये एरर हुआ था और इसका इफेक्ट भी हमने क्या लेना है, रेट्रोस्पेक्टिवली। ये लिखने के बाद जैसे ऊपर आपने हेडिंग लिखी, हेडिंग लिखने के बाद ये एक पैराग्राफ लिखना है, इस पैराग्राफ लिखने के बाद फिर आपने जो कल हमने क्वेश्चन किया था, इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो तो आपने करंट ईयर, उसको हम कह लेते हैं एन, पिछला साल और उससे पिछला साल अगर पॉसिबल है। लिखना कैसे है, इंक्रीज इन पीपीई या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग, वो जो डिफरेंस आ रहा होता है जो हम प्लस या माइनस कर रहे होते हैं वो यहां पर लिखना है। और अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं तो कम्युलेटिव इफेक्ट लिखना। फिर इसका लिखेंगे इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसओपीएल, प्रॉफिट और लॉस, ये 2 सालों का लिखना है आपने पॉलिसी के अंदर। कितने सालों का लिखना है, 2 सालों का लिखना है। इंक्रीज या डिक्रीज के मीनिंग में, इंक्रीज एंड डेप्रिसिएशन, डिक्रीज एंड डेप्रिसिएशन, रेंटल एक्सपेंस, जो भी चेंज आ रहा है, ये तो बता दिया मैंने आपको अकाउंटिंग पॉलिसी का। अब लिखे एरर्स का, ये ज्यादा ट्रिकी है, तीनों ही ट्रिकी है। एरर में आपने पिछले 2 साल या पिछला 1 साल, करंट ईयर कभी भी नहीं लिखते। नोट्स ऑन द एरर, ऊपर नाम लिखकर नोट्स ऑन एरर, सबसे पहले अंग्रेजी की लाइन लिखेंगे और बिल्कुल वही लिखेंगे जो बुक के अंदर लिखी हुई है कि एरर आया किस चीज का। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम लिखेंगे मेंटेनेंस एक्सपेंस 36.75, बल्कि चार्ज मेंटेनेंस एक्सपेंस 36.75 इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड, ये एज इट इज वो लिखेंगे कि एक्सपेंस लिख दिया जो कि इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस से, और आगे लिखेंगे इट इज एन एरर या इट इज अ प्रायर पीरियड एरर
and should be applied. correction of this error Should be retrospectively. taken. और आगे जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर इस सवाल की हम बात करें तो हमारे साल कौन कौन से हैं भला? 2017 था ना, तो आपने एसओएफपी का 16 और 15 लेना है और एसओपीएल का 16 लेना है। पिछले 2 साल एसओएफपी में और पिछला 1 साल एसओपीएल के अंदर अगर पॉसिबल है, और लिखना उसी तरह इंक्रीज या डिक्रीज फॉर्म में। अब अगर पिछले सवाल की हम बात करें तो क्या हमारे पीपी में कोई फर्क पड़ा था? इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था? तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पिछले 2 सालों का बताएं क्या चेंज था? इसमें 27 पॉइंट समथिंग था 18 point something. और 18 पॉइंट, ठीक होगी बात। और इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग, जो रिटेन अर्निंग में चेंज आया वो रिटेन अर्निंग में एरर के अंदर, यही तो कल से बात कर रहे हैं, एरर के अंदर पिछले 2 साल, नोट्स ऑन एरर के अंदर बस पिछले 2 साल एसओएफपी का और पिछला 1 साल एसओपीएल का। और एसओपीएल की बात की एसओएफपी है, और एसओपीएल में देखिएगा जरा क्या क्या चेंज था। Depreciation एक डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, और पिछला 1 साल सिर्फ 9.1875, और 2016 में और भी कोई मसला था, reverse की थी depreciation. और 2016 में की थी, 17 में की थी, 17 में की थी, बस खत्म होगी बात। डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, या हम डिक्रीज किया था या इंक्रीज? Decrease. इंक्रीज, Depreciation. Profit decrease. इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन। और फिर प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या हुआ था? Decrease. डिक्रीज इन प्रॉफिट 9.18। अब आ गया एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन का सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना होता है, उसके अंदर ये इफेक्ट भी नहीं लिखने होते। एस्टिमेशन का सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना होता है, वो भी सिर्फ कॉपी पेस्ट करना। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हेडिंग देंगे, और सिर्फ एक पैराग्राफ का कॉपी पेस्ट कर देंगे। वो पैराग्राफ क्या होगा? अब हमने बिल्कुल भी बुक से ही कॉपी करना है। Method of depreciation. यहां पर in view of the significant change in pattern from equipment, it has been decided to change deduction method from reducing balance to straight line. ये लिखने के बाद हमने क्या लिखना है? एज इट इज बुक वाला पैराग्राफ लिखने के बाद हमने लिखना है इट इज चेंज इन एस्टिमेशन so its effect Prospect. taking prospectively। आगे एक और लाइन लिख देना, इन करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर इफ इट्स इफेक्ट करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर Prospective. If possible. सर इसकी जरूरत तो नहीं है. और यहां पर ना अगर वैल्यूज भी थोड़ी सी लिख दो, वो जो डेप्रिसिएशन की वैल्यूज आ रही हैं या जो अमाउंट्स आ रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाए। तो एस्टिमेशन में एक पैराग्राफ लिखना है, एरर के नोट्स के अंदर। अच्छा, प्रॉब्लम भला क्या होता है, जब हम बार बार जोर दे रहे होते हैं ना इस वैल्यू पे, तो आप एक्सट्रैक्ट में भी यही चीज अप्लाई कर देते हो। एक्सट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, एक्सट्रैक्ट वही है, हर एक के सेम है। फाइनेंशियल पोजीशन के 3 साल, एसओपीएल के 2 साल, और उसके इफेक्ट भी जाने होते हैं एस्टिमेशन में भी। नोट्स के अंदर ये लिखना होता है, ठीक होगी बात।
चलें जी, पहले तो आपने ये क्वेश्चन दोबारा करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 ये एक्सट्रैक्ट की है और सेम एग्जाम्पल नंबर 8 सेम एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें अभी आपने डिविडेंड का इफेक्ट नहीं लेना, डिविडेंड का इफेक्ट मैं आपको कल बताऊंगा। और एक क्वेश्चन आपने और करना है ताकि थोड़ा सा आपका हाथ सीधा हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 11 7 8 11 11 हो गई है? नहीं हुई। नहीं सर, वो सैटरडे वाली 11 आपने करने ये होगी।